सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है जीके वन लाइनर सीरीज़ में। और क्योंकि आज हम लोग का ये वीक का लास्ट डे है तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग की जो क्लास रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मंडे टू सैटरडे और संडे के दिन टेस्ट। तो टेस्ट का मैंने कुछ ऐसा सोचा है, क्योंकि देखिए अभी और भी मैं कुछ चीज़ों पे आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स कंपाइल करने के लिए। और अभी कल ही मैंने आपसे पूछा था CHSL का जो आंसर किया आया है, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग के पास आ चुके हैं। तो उनका मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना के आपको दे दूँ, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सबका अलग अलग। तो उस पर भी मुझे अभी काम करना होगा। तो टेस्ट का मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि बेटर होगा कि टेलीग्राम पे ये टेस्ट करवा दिया जाए। टेलीग्राम में यानी कि क्विज़ फॉर्मेट में, ठीक है। मैं उसी टाइम में मैं पहले तो PPTs तैयार करूँगा, उसके बाद फिर आपका टेस्ट लूँगा। तो उससे बेटर है कि मैं इन चीज़ों पे अगर टाइम इन्वेस्ट कर दूँगा तो आपको CHSL वाला जो कंपाइलेशन है उसको मैं जल्दी आपके सामने ला पाऊँगा, और जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है वो। तो इसके रिगार्डिंग मैं चाहता हूँ कि आप में से ही कोई स्टूडेंट जो विलिंग हो, जो टेलीग्राम पे टेस्ट करवा सकता है। टेलीग्राम चैनल है परमार SSC, जहाँ पे आपको ये PDF वगैरह मिलती है। तो वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे आप लोगों का जितना भी हम लोगों ने वीक में पढ़ा है तो उसी का एक फॉर्मेट में क्विज़ करवा दिया जाए टेलीग्राम पे। तो जो भी आप में से जो भी विलिंग हो वो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। तो मैं, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपने करवाया वगैरह हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो करवाने में, ठीक है। तकरीबन मतलब एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस का क्विज़ तो होना ही चाहिए, जो हम लोगों ने अभी जितना भी पूरा वीक में पढ़ा है ना। बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे क्या है आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मैसेज कर सकते हैं आप। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए व्हाट्सएप में मुझे पता है आप में से बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे, डिमांड्स होंगी, क्वेरी होंगी। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, बट रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे पहले से ही मैसेजेस पड़े हुए हैं, जो मैं पेड वगैरह बैचेस लेता हूँ, ठीक है, CDS वगैरह के लिए, फिर जो एयरफोर्स के लिए पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारे पहले ही क्वेरीज़ हैं। तो क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं सबको पर्सनली करूं, ठीक है। तो ये मत आप समझिएगा कि मतलब ईगो है, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं, ईगो कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इतना है कि बस मेरे पास टाइम नहीं है। आप जो भी आपका डिमांड हो, क्वेरी हो, भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जो भी अगर किसी का कॉमन क्वेरी डिमांड होगा तो उसको मैं वीडियो में ही आंसर कर दूँगा, ठीक है, बजाय कि मैं आपको इंडिविजुअली आंसर करूँ। मैं इंडिविजुअल हेल्प करूँ, इससे अच्छा है कि मैं कलेक्टिव हेल्प कर दूँ, ठीक है। और यही कारण है कि देखिए आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर टाइम कम करिए। अभी टाइम लग रहा है चीज़ों में, क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर करके चल रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग डिफरेंट चीज़ों को टच करें। मैं सेम टॉपिक को नहीं ले रहा हूँ, अभी अवॉइड कर रहा हूँ, और डिफरेंट टॉपिक्स ले रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। इसी वजह से मैं वीडियो के बीच में ऐड भी नहीं लगाता हूँ एक भी, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब शुरू और लास्ट में वो आता है ऐड, क्योंकि वो यूट्यूब देगा ही देगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि वो आपको मतलब स्किप कर सकते हो, बीच में ऐड में नहीं लगाता हूँ, ठीक है, इसीलिए ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब थोड़ा सा पढ़ने में तो टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि वीडियो 1 घंटे की हो रही है, मैं देख के वीडियो नहीं बनाता हूँ कि भाई 1 घंटे की हो रही है। जितना मुझे बताना होता है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको, क्योंकि शुरू में मुझे बताना पड़ रहा है, बाद में यार आप चीज़ें वही बार बार रिपीट होनी है, ठीक है। आप देखिएगा, बस मुझे आप टाइम दीजिए थोड़ा, मैं आपका GK इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। बस थोड़ा टाइम दीजिए। तो क्विज़ के रिगार्डिंग ये व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हो 8840286735 पे, ठीक है। और प्लीज़ अगर जिसने कभी पहले करवाया हो वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपको थोड़ा पता हो कि आपने कैसे करवाया है, मतलब कैसे करवाया जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और एज़ सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि आज आप लोगों को हॉट टॉपिक्स का वीडियो मैंने आई थिंक दे दिया होगा, बिकॉज ये वीडियो मैं पहले बनाता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठ के मुझे वीडियो बनाना पड़ता है ना। और क्योंकि मैं भी एक्स्ट्रा पुश कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम तो पहले से ही नहीं था मेरे दिन में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। बाकी कल संडे है, तो करंट अफेयर्स और ये आपका CHSL वाले कंपाइलेशन पे मैं काम करके एज सुन एज़ पॉसिबल ये भी आपको डिलीवर कर दूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे एग्जाम्स आपके कवर्ड हैं, सिर्फ CGL ही नहीं। CGL तो है हमारा टारगेट, लेकिन टारगेट ये है कि भाई CGL टारगेट करके इन सबको उड़ा देना है। सबके फॉर्म डालने हैं आपको, CHSL का भी, MTS का भी, जो भी जिसके लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि वैकेंसीज़ काफ़ी आ रही हैं। आपको पता है अभी EPFO में भी वैकेंसीज़ आई हैं, उसका भी फॉर्म भरिए, और सब में GK इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इकोनॉमिक्स, एक्सपेंडिचर मेड ऑन क्रिएटिंग फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स इज़ नोन एज, भौतिक या वित्तीय संपत्ति बनाने पर किए गए व्यय को क्या कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा। तो जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो 2 तरह का होता है। इसको ऐसे समझिए, जो आप खर्चा करते हैं उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करिए। आप जो खर्चा करते हैं वो 2 तरह का होता है। एक तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप कपड़े खरीद रहे हैं, आप गेमिंग कंसोल खरीद रहे हैं,
ठीक है, ये एक तरह का एक्सपेंडिचर हो गया। एक एक्सपेंडिचर है जहाँ पे अपने लिए बुक्स खरीद रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई कोर्स ले रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स ले रहे हैं। एक तो ये एक हो गया। अब आप मुझे बताइए किससे आपकी एसेट्स क्रिएट होंगी और किससे आपकी लायबिलिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये दो टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है, एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। एसेट्स वो होती हैं जो आपको चीज़ें कमा के देती हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो मुझे कल को कमा के देगा, दैट इज़ माई एसेट। मैंने किसी को पैसा उधार दिया तो मुझे हर महीने उसका ब्याज चुकाता है, तो वो मेरा एसेट है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी फॉर एग्जांपल जैसे नहीं, आप एक इंग्लिश में इडियम पढ़ते हो वाइट एलिफेंट, है ना, कि आपने कुछ ऐसी चीज़ ला दी है जो आपके लिए लायबिलिटी बन चुकी है, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे आपने लोन ले लिया तो आपके लिए लायबिलिटी है। आपने कपड़े ले लिए तो कपड़े ले लिए आपने, ठीक है, उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है ना। आपने कार ली, ठीक है, अगर मान लेते हैं वो कार आप कहीं कमर्शियल पर्पस में ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए लायबिलिटी है। क्यों? उसमें आप पेट्रोल का खर्चा करेंगे, उसकी आप मेंटेनेंस में, सर्विसिंग, इन सब में पैसा खर्च करेंगे, तो आपके लिए किसी तरह से एसेट क्रिएट नहीं की। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को हम दो तरह में बांटते हैं। एक होता है, ये वाले ब्रैकेट में हम लिखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हिंदी मीडियम के छात्रों से मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ जो भी मैं टर्म बोलता हूँ, देखो समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और जो इतना सारा फैक्ट देता हूँ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो काम मैं आपके लिए करता हूँ, थोड़ा सा आप अपने लिए काम ये कर सकते हैं, इन टर्म्स का मतलब आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो लायबिलिटीज़ क्रिएट करता है या फिर किसी भी तरह का एसेट क्रिएट नहीं करता है। या तो लायबिलिटीज़ क्रिएट करता है, एसेट क्रिएट नहीं करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट क्रिएट करता है और लायबिलिटीज़ को कम नहीं करता है। या तो वो एसेट क्रिएट कर रहा है या फिर वो लायबिलिटी को कम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? उल्टा हो गया रेवेन्यू और कैपिटल। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, गवर्नमेंट जो सैलरी देती है, पेंशन देती है, इसको किस में आप रखेंगे? आप रेवेन्यू में रखेंगे कि कैपिटल में रखेंगे? सैलरी या पेंशन दे रही गवर्नमेंट को, क्या ये एसेट क्रिएट कर रही है क्या, या फिर किसी तरह की लायबिलिटी को कम कर रही है क्या? नहीं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। गवर्नमेंट लोन पे बैक कर रही है, गवर्नमेंट का जो है लोन पे बैक कर रही है, उसने किसी कंट्री से कहीं से लोन लिया होगा, उसको वापस दे रही है, ये किस में आएगा? लोन को वापस कर रहा है, यानी कि अपनी लायबिलिटीज़ को, ठीक है, उसको कम कर रहा है, यानी कि ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी से अगर लोन ले रहा है, गवर्नमेंट, तो वो क्या होगा? वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लोन दे रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब यहाँ पे जो पूछा है दैट इज एक्सपेंडिचर मेड ऑन क्रिएटिंग फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स, टर्म ही दे दिया उसने एग्जैक्टली। तो एसेट किस में क्रिएट होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो आंसर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो भी जैसे कि अगर मान लो गवर्नमेंट बना रही है, कोई मशीनरी ले रही है, या फिर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है जिससे कल को उसको कमाई होगी, दैट इज़ कॉल्ड एसेट, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। मेंटेनेंस ऑफ रोड पे खर्चा कर रही है तो उससे उतना कुछ नहीं है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू सी फ्लोर इज क्रिएटेड एट आ। तो नए समुद्री तल का निर्माण होता है कहाँ पे? याद करिए मैंने आपको बाउंड्रीज़ के बारे में बताया था, 3 तरह की बाउंड्रीज़ आपको बताई थी, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये कॉन्सेप्ट अब देखिए आपको फिर से नोट नहीं करना पड़ेगा, अब बस आपका रिवीजन होगा, आपको नोट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर नोट्स कैसे बनाएं? अरे नोट्स में सिर्फ आपको वो चीज़ लिखनी है जो आपको नहीं आती। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं आता तो सारा कुछ नोट करना है, सब कुछ आता है तो कुछ नहीं नोट करना है, आपका सिर्फ ऐसे रिवीजन हो रहा है। और अगर आपको जो भी सिलेक्टिव नहीं आता तो उसको सिलेक्टिव वहाँ पे नोट मेकिंग करनी है, ठीक है। कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, और बहुत ज़्यादा डर के नहीं मतलब तैयारी करनी है कि भाई ऐसा तो नहीं हम लिख नहीं रहे हैं कुछ गलती, खुद पे भरोसा भी होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। तो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है? जहाँ पे 2 प्लेट मिलती हैं तो यहाँ पे आप रिकॉल करिए नई क्रस्ट फॉर्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो यहाँ पे जो पुरानी क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होती है, इसको हम कॉन्वर्जेंट बाउंड्री को इसीलिए हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, बिकॉज पहले से जो क्रस्ट क्रिएटेड है वो डिस्ट्रॉय होता है। डाइवर्जेंट क्या होता है? डाइवर्जेंट में दोनों दूर जा रही हैं प्लेट्स, और दूर जाने से होता क्या, जो अंदर मैग्मा भरा हुआ है, क्योंकि प्लेट एस्थेनोस्फीयर के ऊपर खिसक रही हैं, तो एस्थेनोस्फीयर क्या है? जहाँ पे मैग्मा वगैरह भरा हुआ है, तो ये ऊपर आएगा लावा और यहाँ पे नई क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड और न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है? नीदर क्रिएटेड
नॉर डिस्ट्रॉयड। और ये इसमें क्या होता है, जैसे प्लेट आपस में ऐसे, ये एक इधर को तो एक इधर को ऐसे खिसकती हैं, तो नीदर क्रेस्ट इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये होता है ट्रांसफॉर्म में। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, नई सी फ्लोर क्रिएट हो रही है, कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। तो कंस्ट्रक्ट किस में हो रहा है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका मिड ओशनिक रिज, ठीक है, मिड ओशनिक रिज, बिकॉज वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ओशनिक रिज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम माउंटेन रेंज बोलते हैं ना, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है आपका, ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक हम बोलते हैं, ऐसे ही समुद्र के अंदर बहुत बड़ी लॉन्ग माउंटेन रेंज होती है। और आपको पता है अटलांटिक ओशन के अंदर सबसे बड़ा रिलीफ फीचर है अर्थ का, और वो है मिड अटलांटिक रिज। जैसे मिड ओशनिक रिज, जैसे समुद्र के बीच में जहाँ पर रिज बन जाए, पहाड़ों की श्रृंखला, उसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। जो अटलांटिक के अंदर बनी हुई है, अटलांटिक ओशन के अंदर, उसको मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं। और ये पूरे अर्थ में सबसे बड़ा, सबसे लंबा कोई लैंड फॉर्म है, दैट इज़ मिड ओशनिक रिज। एक बार ये आई थिंक 50 लाख में KBC का सवाल ही पूछा गया था और मल्टीपल बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कहाँ पे क्रिएट होगा, जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ से अंदर से जो लावा भरा हुआ है वो निकलेगा और वहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में मिड ओशनिक रिज क्रिएट होगी। अगले पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेपन्स क्लाइमेटिक स्कीम व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज जनरेटेड बाय AW। अब इस बार CPO एग्ज़ाम में भी, इस बार का मैं स्टेनो एग्ज़ाम देख रहा था, इस बार का मैं CGL का भी एग्ज़ाम देखा, इस बार का मैं जो ये दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी क्वेपन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया ही आया। अब इसके बाद मुझे पता नहीं आपको क्वेश्चन सही किया गलत किया, आता है नहीं आता है, लेकिन इसके बाद आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो क्वेपन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन या फिर पूरे क्लाइमेट्स, जितने भी टाइप ऑफ क्लाइमेट, उनको अल्फ़ाबेट में उनकी कोडिंग करके उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। 2 तरह के अल्फ़ाबेट का यूज़ किया, एक कैपिटल और एक स्मॉल। जितना बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना देखना है, तो बहुत वास्ट इक्विपमेंट क्लासिफिकेशन, लेकिन जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतने से आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कैपिटल में हमें सिर्फ देखने हैं 4 या फिर 5 आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे 4 में भी काम चल जाएगा, लेकिन चलिए यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। पहली बात, ये AC, चलो पहले तो अभी नहीं बताता हूँ, पहले तो ये बताता हूँ कि A का मतलब क्या होता है। A का मतलब होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, ये हमारी इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो क्लाइमेट यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो क्लाइमेट देखने को मिलता है, जो कि कैसा होता है, थोड़ा गर्म क्लाइमेट होता है, क्योंकि सन की ओवरहेड रेज यहाँ पे पड़ती हैं, इसलिए इसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट को दर्शाता ही है, ठीक है। B दर्शाता है जहाँ पे कम बारिश हो, यानी कि ये एक तरह से लो प्रेसिपिटेशन या सिंपल आप प्रेसिपिटेशन बोल सकते हो। जहाँ पे प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाए, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल सिंपल। वैसे तो प्रेसिपिटेशन का मतलब स्नोफॉल वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन हमें सिंपल टर्म्स में रेनफॉल समझना है। C का मतलब क्या है, या फिर आप ये समझ लो कि यहाँ पे ड्राई, ठीक है। C का मतलब क्या है, C का मतलब होता है वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट यानी टेम्परेट रीजन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी रहती है। तो आप खुद समझ सकते हैं टेम्परेट का मतलब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में ये वाला रीजन, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में ये वाला रीजन, यानी 23.5 से लेकर 66.5 के बीच में। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा आप ऊपर बढ़ोगे ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे, तो यहाँ भी वार्म ही कंडीशंस रहेंगी। इतना तो दूर आप गए नहीं, तो ये वार्म टेम्परेट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें D की, तो D इज़ योर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। ठंडा है कंडीशन है, स्नोई कंडीशन है, बर्फ़ पड़ रही है, और फॉरेस्ट में ये टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा सा समझ सकते हो टुंड्रा टाइप। टुंड्रा का मतलब होता है एकदम पोलर एरियाज़ में यहाँ पे जो मिलता है ना, दैट इज़ कॉल्ड टुंड्रा, ठीक। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वार्म टेम्परेट में, आप बोल सकते हो कि -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और यहाँ जो है -3 से भी डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर कम हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको स्मॉल जो लेटर्स है उनका पहले मतलब समझाता हूँ, और फिर आराम से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अभी ये पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे पहले छोटे जो स्मॉल लेटर्स है उनका मतलब समझ लेते हैं। स्मॉल M का मतलब होता है मानसून। स्मॉल S का मतलब होता है समर ड्राई। समर ड्राई का मतलब है जहाँ गर्मियों में बारिश नहीं होती है। W का मतलब होता है विंटर ड्राई, जहाँ पे सर्दियों में बारिश नहीं होते है। और F का मतलब होता है फुल बारिश। वैसे F का मतलब होता है नो ड्राई
नो ड्राई सीज़न, कोई भी ड्राई सीज़न नहीं है। तो इसको हम याद करने के लिए एफ से बना सकते हैं फुल बारिश। ये तो अपने आप में डब्ल्यू से विंटर ड्राई, एस से समर ड्राई, एम से मानसून हो गया, और इससे हम बोल सकते हैं फुल बारिश एकदम जहाँ पे होती है, उसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अब ए सी डी आप यहाँ पे देखिए, ये सब टेम्परेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है, और ये इसका जो है क्लासिफिकेशन रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे हुआ है। ये बेसिक सी चीज़ है, अगर कभी पूछ लेता है तो इसलिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक ऐसे क्लाइमेट का नाम बताओ जो ट्रॉपिकल है और जहाँ पे विंटर ड्राई होता है। ट्रॉपिकल है और विंटर ड्राई होता है। ट्रॉपिकल ए हो गया, विंटर ड्राई डब्ल्यू हो गया, ख़त्म। भारत में आपको पता है ना, भारत ट्रॉपिकल कंट्री है। ये अगर हमारा भारत है, प्यारा भारत, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, इसका मोस्टली हिस्सा ट्रॉपिकल है। अब खुद ही आप सोचिए, ट्रॉपिकल है यानी कि इसके लिए पूरे के लिए हम ए यूज़ करेंगे, और हमारे यहाँ मानसून भी रहता है और हमारे यहाँ विंटर ड्राई भी रहता है। तो हमारे इस पूरे एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, पूरा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, AMW, है कि नहीं। लेकिन जब इससे ऊपर चले जाओगे, ट्रॉपिकल से ऊपर, तो टेम्परेट रीजन में आ जाओगे ना। ट्रॉपिकल से ऊपर तो टेम्परेट के लिए अब क्या यूज़ करोगे, वार्म टेम्परेट के लिए सी यूज़ करने लगोगे, सी यूज़ करोगे। राजस्थान में आओगे जहाँ बारिश नहीं होती है, तो क्या यूज़ करोगे, बी यूज़ करोगे। दिखाते हैं मैप पे, ये देख लो, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे करके पास होती है ऐसे, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए, तो ये पूरा AW हो जाएगा, पूरा नीचे वाला, ठीक है। यहाँ पे बारिश नहीं होती इसलिए से बी यूज़ किया। अब यहाँ पे कितने लेटर्स, कितने और BSHW जितना लिखने दो, हमारा सवाल 2 ही में हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पे आपका बी से क्या है, यहाँ पे जहाँ पे प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, वो किसी और उसमें देखेंगे। यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे ई यानी कि टुंड्रा, यानी बहुत टुंड्रा टाइप बहुत ठंडी कंडीशन होती है, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। तो यहाँ अरुणाचल के ऊपर यहाँ पे बहुत पहाड़ भी हैं, और सॉरी बहुत आपके फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, और यहाँ ठंडी कंडीशंस भी हैं, तो इस वजह से DFC यूज़ किया। इसके लिए हमने AS यूज़ किया, AS। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए का मतलब है ट्रॉपिकल और एस का मतलब है समर ड्राई। समर ड्राई का मतलब है यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती। ज़्यादातर भारत में, पूरे भारत में अगर हम देखें तो गर्मियों में तो बारिश होती है, तो यहाँ क्यों नहीं होती, और इसका रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने मानसून पिछली वीडियोस देखी होंगी कि जब मानसून आता है तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल करवा लेते हैं, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये लीवर्ड साइड में आ जाता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब लौटता हुआ मानसून आता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में जानते हैं, वो यहाँ पे कोरोमंडल तट में बारिश करता है, तमिलनाडु वगैरह में। तो क्योंकि यहाँ पे समर में बारिश नहीं हुई, इस वजह से समर ड्राई हो गया, तो AS हो गया। एक रीजन होता है हमारा भूमध्य सागर का, मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन का कभी कभी पूछ लेता है कोई अपन क्लासिफिकेशन। तो मेडिटेरेनियन जो रीजन है वो कहाँ पे आता है, ट्रॉपिकल की टेम्परेट में आता है। टेम्परेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वार्म टेम्परेट, सी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी समर ड्राई रहती है, विंटर्स में रेनफॉल होती है। मैंने आपको ये बताया था ना, रेनफॉल जो हमारे इंडिया में होती है वो कई तरह की होती है, और एक होती है विंटर्स में जो रेनफॉल होती है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, जो जेट स्ट्रीम लेके आती हैं। तो यहाँ पे सर्दियों में रेनफॉल होती है, गर्मियों में नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे भी समर ड्राई रहता है, क्योंकि टेम्परेट है। तो C, कैपिटल C और स्मॉल s, ठीक। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा, कोई व्हाट टाइप ऑफ इज डिनोटेड बाय AW। तो AW क्या दिखाता है, ट्रॉपिकल विंटर ड्राई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेपन्स क्लाइमेटिक स्कीम, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो याद रखिएगा ये आपका ट्रॉपिकल विंटर ड्राई हो जाएगा। और इसी को हम सवाना के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। सवाना एक रीजन है अफ्रीका में, और वहाँ पे भी ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, ठीक। अभी आप इस क्वेश्चन को आई होप गलत नहीं करेंगे। द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यू टू द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वाज एन एग्जांपल ऑफ 2008 के वित्तीय संकट के कारण भारत में बेरोजगारी में वृद्धि, इसका एक उदाहरण था। किसका एक उदाहरण था, अनएम्प्लॉयमेंट जो आया इंडिया में 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस कोई इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई थी, इसका ओरिजिन हुआ था USA में, USA और कनाडा में, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में। और वहाँ पे लेमैन्स ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था। क्या हुआ था, लेमैन्स ब्रदर्स क्राइसिस। यहाँ सारी बैंक डूब गई थी, ठीक है, इन दो भाइयों की वजह से। और यहाँ पे हुआ था द ग्रेट रिसेशन, जिसको बोलते हैं। रिसेशन टर्म इकोनॉमी में कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत लंबे समय से डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, यानी कि चीज़ों का एक तरह से डाउनफॉल जा रहा है इकोनॉमी में।
रिसेशन बोलते हैं, जहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है इकोनॉमी का बहुत लंबे पीरियड से, दैट इज़ कॉल्ड रिसेशन। इसका जो इफेक्ट है पूरे विश्व में देखने को मिला था। जैसे अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो अगर रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह को जो ट्रैक करते हैं उन्हें पता होगा कि बहुत इस समय मार्केट डाउन है, बहुत भयंकर रूप से डाउन है 2023 में, तो और पूरे 2023 से ही मतलब शुरुआत से ही डाउन है। तो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस को ग्रेट रिसेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जब अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में आया तो मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट के सारे टाइप्स पढ़ा रखे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। एक तो बताया था स्ट्रक्चरल बताया था, एक तुम्हें मैंने बताया था साइक्लिकल बताया था, और एक तुम्हें बताया था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और आज एक और नोट कर लो वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, खैर फ्रिक्शनल का इससे लेना देना नहीं है। डिसगाइज तुम्हें पता है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में देखने को मिलता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट दिख नहीं रहा लेकिन एक्चुअल में है कि भाई 5 लोग काम कर रहे हैं फील्ड में लेकिन 5 की नीड नहीं है। अगर 2 काम नहीं करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, उतना ही काम होगा, यानी वो जो 2 हैं वो डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। वो हमने पढ़ा था, तो वो तो यहाँ पे होगा नहीं। स्ट्रक्चरल का भाई है कि मतलब स्किल में गैप आ गया, और भाई इतनी जल्दी स्किल में कैसे वो आ सकता है कि भाई जो डिमांड स्किल की जो डिमांड हो रही है और जो स्किल की सप्लाई हो रही है उसमें गैप आ गया, इतनी जल्दी से तो आ नहीं जाएगा भाई। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो धीरे 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस होगा, तो उससे क्या है कि उतनी जॉब्स जो हैं जाएंगी। ठीक है, जॉब लूज़ होंगी, क्यों? क्योंकि लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उतनी अभी समझ है नहीं। लेकिन एकदम से कोई चीज़ हो जाना उसको बोलते हैं साइक्लिकल। क्यों साइक्लिकल समझाया था कि एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में तुम्हारे पास एम्प्लॉयमेंट है और एक में नहीं है। जैसे कि झालर वाले हैं, उनके पास दिवाली में काम रहता है लेकिन और बाकी टाइम में अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, यूजुअली। तो साइक्लिकल को मैंने सीजनल भी बोला था। तो सीजनल क्यों बोला था? क्योंकि जैसे एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ सीजन में उनके पास एम्प्लॉयमेंट और एक में नहीं है। साइक्लिकल टर्म एक बड़ा टर्म है, सीजनल उसी के अंदर आ जाता है। साइक्लिकल में इस तरह का भी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई रिसेशन आना ही आना है। जैसे कि ये बोला जाता है कि हर 10 से 15 साल में एक बार, या फिर 15 से 20 साल, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ये इकनॉमी में नहीं बोला जाता है, जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह करते हैं, कि भाई हर 15 से 20 साल में एक रिसेशन आता है। हर 15 से 20 साल या फिर 20 से 25 साल में एक रिसेशन आता ही आता है। तो ये क्या एक तरह की साइकिल है और उस साइकिल से आपको भी गुजरना पड़ेगा। जैसे अब जो लोग हैं कि भाई अगर मान लेते हैं लॉस ऑफ जॉब हो रहा है तो जो लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा। ये साइक्लिकल है। अभी कुछ टाइम बाद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, फिर से सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, लेकिन फिर से 15-20 साल बाद फिर एक रिसेशन आएगा और फिर से लोगों की जॉब जाएंगी। तो ये होता है साइकिल एक बन रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। की वजह से ये सारी सबकी जॉब गई थी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब यार लिखा हुआ है। ठीक, और फ्रिक्शनल क्या होता है समझा देते हैं। फ्रिक्शनल जो नया टाइप ऑफ मैंने अभी आपको बताया, फ्रिक्शनल सिंपल ये है कि जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हो और उस टाइम जो बीच में आप अनएम्प्लॉयड है उस पीरियड के टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन आपने एक्सटेंशन ले लिया। कितने साल का? 1 साल का एक्सटेंशन ले लिया। तो आप कैसे अनएम्प्लॉयड है? फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि 1 साल बाद आप 1 साल के लिए आपने एक्सटेंशन ले लिया यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप जॉब भी कर रहे थे लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं यार अभी इनकम टैक्स ऑफिसर तो बन गए, प्रमोशन में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा यूपीएससी क्रैक करके सीधे आईआरएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो आपने क्या किया कि 1 साल का ब्रेक लिया। अभी जो 1 साल का ब्रेक में आप अनएम्प्लॉयड हो, ये फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले एम्प्लॉयमेंट था, जब चाहो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, वो आप जॉब स्विच कर रहे हो फॉर अ बेटर प्रॉस्पेक्ट्स, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज प्रेजेंट इन दी हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का जो हस्क होता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसमें कौन सा टिश्यू होता है? तो सबसे पहली बात, टिश्यू होता क्या है? तो टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल से मिलके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू बनता है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन को परफॉर्म करता है। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, बिकॉज साइटो इज़ अ रूट वर्ड फॉर सेल, वैसे ही हिस्टो इज़ अ रूट वर्ड फॉर टिश्यूज़, तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं इसको। अब टिश्यूज़ जो है ना वो कई टाइप्स के होते हैं, वो हम देख लेते हैं। प्राइमरली 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं प्लांट और दूसरे होते हैं एनिमल टिश्यूज़। एक होते हैं प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। यहाँ पे विल ओनली डील विद द प्लांट टिश्यूज़। एनिमल से, जब एनिमल से कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे डील कर लेंगे। प्लांट टिश्यूज़ को हम 2 टाइप ऑफ टिश्यूज़ में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जिनमें सेल डिवीजन हो रहा है। अब सेल डिवाइड कर रहा है मतलब कि ग्रोथ हो रही होगी, तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरिस्टेमेटिक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ भी दो तरह की होती है, एक तो जैसे कि आपकी ग्रोथ होती है तो आपकी हाइट बढ़ती है, ये आपकी मोटापा बढ़ता है तो आपकी विड्थ बढ़ती है। तो अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो उसकी दो टिश्यूज़ की वजह से बढ़ सकती है, दैट एक होता है आपका एपिकल और एक होता है आपका इंटर कैलरी नोड्स इसको बोलते हैं। जो एपिकल NODES, ठीक है, इंटर कैलरी नोड्स एपिकल वाला है, याद रखिएगा ये प्रेजेंट होता है टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में। टिप्स ऑफ रूट्स और शूट में ये प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये टिप है, ठीक है, और मान लेते हैं कोई बकरी आई और इसको खा गई, तो क्या अब इसका ग्रोथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे नोट्स में बीच बीच में, जैसे गन्ने में आप नोट्स देखते हो ना, गन्ने में होती नोट्स ऐसे, तो वो इंटर कैलरी नोट्स, ठीक है, ऐसे ही समझ लो ये है इंटर कैलरी नोट्स, बीच बीच में होती हैं, ये भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और अगर मान लो उसका आपका विड्थ या फिर गर्थ ऑफ द स्टेम ग्रो कर रही है, ठीक है, अगर ये ग्रो कर रहा है विड्थ या फिर जिसको गर्थ भी बोलते हैं, गर्थ ऑफ स्टेम, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, या फिर सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेटरल टिश्यूज़। क्लियर? परमानेंट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले को यहाँ पे लिख रहा हूँ और कॉम्प्लेक्स वाले को यहाँ। उसका रीज़न ये है कि जो सिंपल है वो कॉम्प्लेक्स और जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल है। सिंपल जो टिश्यूज़ हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, मैं यहाँ पे टाइप्स लिख रहा हूँ। एक होता है पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा। एक होता है आपका कॉलेनकाइमा, सिर्फ हम तीन ही पढ़ेंगे, ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। पैरेन्काइमा रिस्पॉन्सिबल होता है फूड स्टोरेज के लिए। इसी में आपका क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा भी देखने को मिलता है। क्लोरेन का मतलब क्या होगा? क्लोरोफिल। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्लोरेनकाइमा, ठीक है। तो फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैरेन्काइमा, और इसी का ही एक पार्ट होता है एरेनकाइमा। क्या होता है? एरेनकाइमा इसी का पार्ट होता है। एरेन वर्ड किससे आया होगा? एयर से, हवा से। तो हवा, जो भी वाटरी प्लांट होते हैं जो पानी में होते हैं, तो उनको फ्लोट करने में ये टिश्यू हेल्प करता है एरेनकाइमा। फ्लोट कैसे होगा? जब हवा भरी होगी तभी तो फ्लोट करेगा। तो एरेनकाइमा ये टिश्यूज़ पैरेन्काइमा का पार्ट है जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। कॉलेनकाइमा जो है पेड़ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत जोर की आंधी जैसे इस समय आ रही है ना, कहाँ पे? यूपी वगैरह में, तो काफ़ी पेड़ कुछ गिर जाते हैं और लेकिन काफ़ी पेड़ खड़े रहते हैं, झुक तो जाते हैं लेकिन फिर से वैसे आते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से मिलती है उनको। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है टफनेस या फिर रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी या फिर टफनेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप पेड़ को मारो, कितना टफ होता है, छाल देखा है आपने पेड़ का कितना टफ होता है? वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की वजह से होता है। आखिरी चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है फ्लोएम। मतलब हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने सिर्फ इन्हीं दोनों टर्म का मतलब सुना हो, है ना, जितना भी हम लोगों ने अभी देखा। तो जाइलम, ध्यान रखना, ये ट्रांसपोर्ट का काम आते हैं। जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जाइलम का काम होता है जेल का ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है जाइलम का, और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, जिसको तो जाइलम जल, फ्लोएम फल, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सब कुछ हमने देख लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जिनमें सेल डिवीजन होता है, और ये जो होते हैं ना, सेल डिवीजन होता है इनमें। और जो परमानेंट, जब ये सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो ये परमानेंट टिश्यूज़ में बदल जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और बस इससे बाहर आपका प्लांट टिश्यू से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। अब ये पूछ रहा है हस्क ऑफ कोकोनट। अब बताइए इसमें से कौन सा टिश्यू होगा प्लांट का जो ये इतना टफ होता है, जिसकी वजह से, बताइए कौन सा होगा? इसमें कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही है, तो मेरिस्टेमेटिक वाला तो भूल ही जाओ, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक वाला तो भूल ही जाओ, इसमें आ जाओ। जाइलम और फ्लोएम तो है नहीं। जाइलम फ्लोएम तो भाई, जाइलम से जल का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से फल का यानी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जाइलम फ्लोएम तो कुछ है नहीं है, ठीक है। ये क्या है? इसमें कौन सा होगा? फूड स्टोरेज, फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस। क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये टफनेस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ वाई इसमें होगा स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और ये पता है पूछा भी किस लिए? क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जानबूझ के ये मत सोचना कि तो हमने पढ़ाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे था इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल आपको नहीं बताया, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट, ऐसे नहीं वो कुछ भी एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। एनसीईआरटी से पूछता है साइंस, और वो सब कुछ पूरा एनसीईआरटी करवा दूंगा ऐसे, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पुट अ लिमिट ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार पर एक सीमा लगा दी?
कौन सा अमेंडमेंट था? तो याद रखिएगा दैट अमेंडमेंट वाज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने क्या बोल दिया कि ऐसा नहीं कि भाई कितने भी मंत्रिपरिषद में कितने लोगों को भी तुम मंत्री बना दो, तुम 15% से ज़्यादा लोगों को मंत्री नहीं बना सकते हो। किसका 15%? 15% ऑफ लोअर हाउस। अब मैंने लोअर हाउस क्यों लिखा? क्योंकि अगर पार्लियामेंट की बात होगी तो लोअर हाउस लोकसभा हो जाएगा, और अगर विधानसभा अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात होगी तो वो विधानसभा हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि ये जो साइज़ का लिमिट है, जो कैपिंग है, दैट इज़ एप्लीकेबल बोथ ऑन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। तो 15% ऑफ लोअर हाउस, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल 550 का टोटल मेंबरशिप है लोकसभा का, तो इसका 15% निकाल लीजिए। इससे ज़्यादा जो है आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बना सकते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात आई है, और एक चीज़ दिल्ली लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो दिल्ली की जो विधानसभा है उसके लिए ये जो 15% नहीं है, ये 10% है। 15% की जगह 10% है। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर है या फिर एक्सक्लूडिंग? तो ये इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी एक मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है, वो भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है। बात वो अलग है कि ही इज़ दी हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल नंबर 74 एंड आर्टिकल नंबर 75। तो आर्टिकल नंबर 74 बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है इनका हेड। या इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है, या फिर स्टेट के केस में मुख्यमंत्री होता है, वो सरकार का मुखिया होता है। किसका मुखिया होता है? सरकार का मुखिया, यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है ये। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ कंट्री होता है, हेड ऑफ नेशन होता है। प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति, वो देश का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है, ठीक। और सरकार है क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। बात अगर करें तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। किसको एडवाइस देने के लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और हमेशा याद रखना, अगर कभी एक सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही हमेशा काम करता है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की आर्टिकल नंबर 75 में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और इनका अपॉइंटमेंट दिया हुआ है। पहले तो ये दिया हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर है शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, यानी कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, बाकी जो मंत्री परिषद के हैं लोग, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछ के। यानी कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। और ये एक तरह से हमें बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। हमेशा याद रखिएगा कि ये इंडिविजुअल तौर से रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को, इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसका मतलब एक्चुअल में थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, इसके ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है कि भाई प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। वो सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ CDS वगैरह के लिए, लेकिन आपके लिए उतना फिर वो नहीं है, उतना ही गुस्सा। मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में भी, जहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया था आपके साथ जीके का, कि भाई हमें डोमेन कवर करना है, डेप्थ को नहीं उतना कवर करना है। तो हमें डोमेन पे पकड़ना है, ठीक है, फोकस करना है। जो नीड है, जो डिमांड एग्जाम की नीड है, उसको सिर्फ हमें केटर करना है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल है किसको? प्रेसिडेंट को। और यहाँ पे जो एक और इसमें प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 75 में, वो बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। और लोअर हाउस का मतलब क्या हो जाएगा? लोअर हाउस का मतलब हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। यानी कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा, तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ पास कर दिया
कर दिया जाता है और सरकार गिर जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में भी यही चीज़ है कि इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और उनकी सरकार गिर गई, ठीक है। और इसमें एक और प्रोविज़न है कि इन लोगों का जो सैलरी है, सैलरी और अलाउंस, वो पार्लियामेंट ही खुद डिसाइड करेगा। और इन लोगों को ओथ का यहाँ पे दिया गया है कि शपथ वगैरह भी जो है राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी सदस्य इनको शपथ दिलाएगा, जो इनकी शपथ शेड्यूल नंबर अनुसूची नंबर 3 में मेंशन्ड है। क्लियर है। और बस एक चीज़ थोड़ी सी और छोटी सी बता देता हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं जैसे एस जयशंकर हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, ये सब क्या है कैबिनेट मिनिस्टर में आते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। एक और टाइप आपने सुना होगा राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये मान लीजिए या तो ये 2 तरह के होते हैं, या तो एक तो होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला होता है, स्वतंत्र प्रभार आपने सुना होगा, स्वतंत्र प्रभार, या तो फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर इनको अटैच कर दिया जाता है। और तीसरे टाइप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर ये डायरेक्टली अटैच होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई मिनिस्टरशिप नहीं मिलती है। और कोई भी मेंबर, याद रखिएगा, कोई भी सदस्य जो सदन का हिस्सा है और वो अगर मिनिस्टर नहीं है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं, चाहे वो सरकार का हो चाहे वो विपक्ष का हो। और एक चीज़ में और दी गई है जो मैं बता देता हूँ, और वो है कि कोई भी मंत्री तब तक रह सकता है, कोई भी मंत्री रह सकता है बिना सदन का सदस्य हुए 6 महीने तक। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर बिना, ना तो लोकसभा का मेंबर होगा ना तो राज्यसभा का मेंबर होगा, फिर भी वो या तो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो बनना है बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी होगी, नहीं तो फिर वो मिनिस्टरशिप होल्ड नहीं कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वॉज डिजाइंड बाई DR गडगिल, जिसको हम गडगिल प्लान भी बोलते हैं, गडगिल योजना भी बोलते हैं। बताइए। तो पंचवर्षीय योजना पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके रिगार्डिंग मैं नोट्स आपके लिए बना के लाया हूँ, वो आपको दिखाता हूँ और उससे सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए, तो अभी यहाँ पे देखते हैं प्लानिंग इन इंडिया किस किस तरह से हुई थी। तो फर्स्ट 5-year प्लान आया था, ठीक है। फर्स्ट 5-year प्लान के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है कि फर्स्ट 5-year प्लान कब से कब तक के लिए आया था। ये 1951 से लेके 1956 तक के लिए रहा था, ठीक है। 5 पंचवर्षीय प्लान स्टार्ट हुए थे। और कहाँ से ये इंस्पायर थे, ये जो USSR, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे रशिया है, जो पहले USSR होता था, उससे ही हम लोगों ने इंस्पायर होके ये प्लानिंग इन इंडिया को चालू किया था। तो फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से लेकर 56 तक आया था। इसको हम हैरेड डोमर मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बिकॉज इन्होंने पूरा मॉडल प्रेजेंट किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर और इरिगेशन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो बहुत स्कार्सिटी थी फूड रिसोर्सेज की, तो इसी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। और अभी हम प्रेजेंट टाइम में फूड सरप्लस के मामले में हैं। तो क्यों? क्योंकि हमने मतलब एक सारी ग्रीन रेवोल्यूशन लाया और काफ़ी उसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो वो काफ़ी नीड थी उस समय एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर इरिगेशन इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। इसका प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग भी था 1952 में। डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए इस प्लान के तहत, और कुछ डैम्स हैं जैसे हमारा भाखड़ा नंगल डैम, जो कि हमारे इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, जो किस नदी पे बना हुआ है जल्दी से आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है जो शिपकीला दर्रे से भारत में घुसती है। हीराकुद डैम जो कि हमारा लॉन्गेस्ट डैम है, ये किस में बना हुआ है जरा ये बताइए, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में रिवर बहती है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ ओंग, जोंग, तेल, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। टारगेटेड ग्रोथ रेट क्या था इसमें 2.1% और अचीव देखिए कितना हुआ था 3.6%, जितना टारगेट किया उससे भी ज़्यादा अचीव हुआ। सेकंड पे आ जाते हैं, दूसरा पंचवर्षीय योजना, और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता था? योजना आयोग का होता था, प्लानिंग कमीशन का इसका जो है काम होता था इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। सेकेंड 5-year प्लान जो है 1956 से लेकर 61 तक चला, ऑब्वियसली बात है 5 साल ही चलेगा। महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, इसको महालनोबिस मॉडल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव था इसका हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेटअप करना, जो कि इंडिया में कभी उतना अच्छे से हो नहीं पाया। रावरकेला, यहाँ पे आपको पता है रावरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में प्लांट सेटअप किए गए, इंडस्ट्री सेटअप की गई। रावरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये सेटअप किया गया जर्मनी की हेल्प से, ये भिलाई वाला सेटअप किया गया रशिया की हेल्प से, और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन की हेल्प से। याद ऐसे रख सकते हैं कि जर्मनी को हमने केला खिलाया और दुर्गा जी की पूजा किसने की? ब्रिटेन ने की, ठीक है। और रशिया की हो गई पिलाई, ठीक है, भिलाई पिलाई। और ये मतलब इन्होंने सपोर्ट किया था इन कंट्रीज़ ने यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने में। टारगेटेड ग्रोथ रेट था 4.5%, अचीव भी ऑलमोस्ट हो ही गया था 4.27%। थर्ड 5-year प्लान आता है 61 से लेकर 66 तक, इसको बोलते हैं गडगिल योजना। आ गया क्वेश्चन का आंसर, गडगिल योजना। IDBI और UTI जैसे यहाँ पे बैंक सेटअप की गई थी,
और बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, IDBI याद रखिएगा, ये आपकी एक NBFC है, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये, ठीक है। बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप की गई जो कि प्रेजेंट टाइम में झारखंड में है, और इसको भी सपोर्ट किया था रशिया ने, ठीक है, रशिया ने ही सपोर्ट किया था। रशिया ने भिलाई वाला, छत्तीसगढ़ वाला और बोकारो वाला। FCI और CACP सेटअप हुए थे। FCI आप जानते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और CACP होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। और CACP जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया में जो MSP डिक्लेयर होती है ना, MSP क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम लागत मूल्य, जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि अगर आप जो किसानों के लिए, कि भाई जैसे गेहूं के लिए अनाउंस कर दिया, चावल के लिए अनाउंस कर दिया MSP, कि भाई अगर आप मार्केट में जाके बेचो, अगर इतने में नहीं बचेगा बिकेगा तो गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर करेगी, गवर्नमेंट इसको रखेगी इतने रेट पे, तो उसको हम MSP बोलते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे MSP आई है तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, गन्नों के लिए कभी MSP अनाउंस नहीं होती, गन्नों के लिए हमेशा FRP अनाउंस की जाती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, ठीक है। वो CACP नहीं करता, उतना हमें डीप नहीं जाना, बस इतना याद रखो, CACP अनाउंस करता है MSP को, ठीक है। टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 5.6%, अचीव मात्र आधा ही कर सके 2.8%। प्लान हॉलीडेज इसके बाद आ जाती हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म होता है 1966 में, इसके बाद 3 साल के लिए कोई 5 ईयर प्लान नहीं आता, क्योंकि ऐसे याद रख लो कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, क्योंकि उसमें जो अचीव हुआ वो आधा हुआ, ठीक है, इस वजह से काफ़ी डिमोटिवेट हो गया और 3 साल तक कुछ नहीं आया, हॉलीडे मनाई, प्लान हॉलीडे, ठीक है, ब्रेक लिया। चौथे 5 ईयर प्लान पे आते हैं 1969 से 74, इसको रुद्र एलन मॉडल बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को रिमूव करना। यहाँ पे सिर्फ मैंने बुलेट पॉइंट के फॉर्मेट में लिखा है, और आराम से अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा तो बस आपको कीवर्ड ही याद रखना और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंक्स का। और फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जिसका आपको नाम पता है, स्माइलिंग बुद्धा जिसको बोलते हैं, ठीक है। पहला हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था राजस्थान में, जिसको हम बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा। फिर आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, जो 74 से लेकर 78 तक हुआ था। ये था मॉडल, किस मॉडल पे बेस्ड, DP धार मॉडल पे बेस्ड। ऑब्जेक्टिव था इसका पॉवर्टी इरेडिकेशन और सेल्फ रिलायंस, ठीक है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चालू हुआ था, 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स भी आपकी सेटअप हुई थी, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। रीजनल रूरल बैंक्स क्या हैं, जो हाउस होल्ड को, ठीक है, जो रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है, रूरल हाउस होल्ड। और नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड जो है भाई कोई छोटी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है गाँव वगैरह में, तो उसको लोन देने का काम नाबार्ड का होता है। टारगेटेड अचीव्ड इसमें हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। ये था हमारा फिफ्थ के बाद यहाँ पे मैंने सीधे 11th लिख दिया, बिकॉज बीच वालों से क्वेश्चन नहीं आता है। बस एक याद रख लीजिए, जो 8th 5 ईयर प्लान है उससे अभी क्वेश्चन एक कभी कभी बन जाता है, और वो है कि इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग किस में चालू हुई थी। तो याद रखिएगा, बस इसमें कीवर्ड याद रखिए कि 8वां इंडिकेटिव 8वें से चालू हुई थी। 8 और इंडिकेट थोड़ा सा साउंड कर रहा है सिमिलर टाइप, तो इंडिकेटिव जो प्लानिंग है वो 8th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुई थी बस। और किसी से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, 6वें 7वें 9वें 10वें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 11वें पे आते हैं, अगर आपसे कभी पूछ ले कि रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ किस 5 ईयर प्लान का टारगेट था, तो 11th का था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और 12th का था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर और सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है जिसमें एक ऐसी ग्रोथ जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, हर किसी की ग्रोथ हो रही है, ट्राइबल्स की हो रही है, और गरीबों की हो रही है, विमेन की हो रही है, सबकी हो रही है ग्रोथ। और ये 12th 5 ईयर प्लान कभी कंप्लीट हो नहीं पाया, बिकॉज आपको ही पता है 2004 में जब NDA गवर्नमेंट आई तो उसने स्क्रैप कर दिया 5 ईयर प्लान को, प्लानिंग कमीशन सबको स्क्रैप कर दिया, और 1 जनवरी 1915 को सेटअप कर दिया इसकी जगह नीति आयोग, ठीक है। क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो थी नहीं, प्लानिंग कमीशन जो थी, योजना आयोग कोई संवैधानिक संस्था तो था नहीं, इसीलिए उसको रिप्लेस करके तुरंत नीति आयोग ले आया गवर्नमेंट इसकी जगह पे। बाकी हम लोग डीप में देखेंगे जब नीति आयोग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोल्डन गर्ल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एथलीट्स। अभी इस बार तो क्वेश्चन पूछा ही गया था पहले, लेकिन तब से ज़्यादा अब और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है 100% जो भी अपकमिंग एग्जाम से आने वाला है किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन। क्यों आने वाला है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है PT ऊषा। आने इसलिए वाला बिकॉज बहुत न्यूज़ में है। पहली बात तो ये मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं, और कैसी मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर है। क्वेश्चन आपके लिए यहीं से बन गया है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ कि प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, इन फील्ड में नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। तो PT ऊषा जी को सोशल सर्विस के उसमें इनको नॉमिनेट किया गया।
ना सिर्फ वो तो ठीक है, वो तो कोई इतना अचीवमेंट नहीं है, ठीक है एक चीज़ कि हाँ नॉमिनेट किया गया, लेकिन ये अभी पहली महिला बनी है, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। या तो डायरेक्टली पूछ लेगा पीटी उषा के बारे में ऐसे ही कि अभी पहली महिला, मतलब इतने जब से IOA का गठन हुआ है तब से अगर कोई वुमेन प्रेसिडेंट बना है तो वो पीटी उषा जी हैं, पहली बनी है इसकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ठीक, साथ ही साथ राज्यसभा में एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है, जहाँ पे मतलब उसका काम ये होता है कि जब भी अगर चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन, जैसे चेयरमैन नहीं रहता है, चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो मान लो एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन आएगा, डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट है तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन से कोई आ जाता है चेयरमैन बनने के लिए। तो ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन के लिए भी अपॉइंट हुई है, और पूरे राज्यसभा के इतिहास में ये पहली बार है कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पे बैठा है। ठीक, अब इस वजह से इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, गोल्डन गर्ल। ठीक है, और याद रखिएगा इनको हम और किस नाम से जानते हैं, जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ये केरला से बिलोंग करती हैं, कहाँ से? केरल राज्य से आती हैं, और इन्होंने एशियन गेम्स में, ओलंपिक में तो कभी मेडल जीता नहीं, लेकिन हाँ एक लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स हुआ था 1984 में, उसमें इन्होंने फोर्थ फिनिश किया था इसमें। ठीक है, और 1984 में बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, है ना। तो पीटी उषा जी की बात करें, इन्होंने एशियन गेम्स में बहुत गोल्ड मेडल लाए थे, 4 एशियन गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा ना सभी को, ये धावक थी, ठीक है, रेसर थी। ठीक है, और इन्होंने जो आपके इसी में एशियन गेम्स में 4 इन्होंने एशियन गोल्ड मेडल जीते और 7 सिल्वर मेडल जीते। तो आपको क्वेश्चन क्या बताना है यहाँ पे कि कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और एक चीज़ कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इसके आंसर दीजिए, सर्च करके दीजिए, जैसे भी दीजिए, मैं जानबूझ के पूछता हूँ ताकि जब आप एक बार मान लो कि आपको नहीं आता, आप सर्च करके देंगे, आप फिर उसको कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, उसमें आपका ही फ़ायदा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, एक करंट है 1 एम्पियर का जो इज ड्रॉन बाई फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट हैज़ फ्लोन थ्रू द सर्किट। कितना सर्किट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो गया, बताइए। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आपके लिए मैं रख देता हूँ कि फिलामेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना होता है। ठीक है, उसका नाम T से चालू होता है, और वो एक, चलो बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे सर क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, बताते नहीं है। टंजस्टन, टंजस्टन का सिंबल क्या होता है, याद रखना W होता है टंजस्टन का सिंबल, और ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका याद रखना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो आपका फ्यूज़ वायर होता है, हमेशा याद रखना फ्यूज़ वायर एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है, ज़्यादा प्रतिरोध होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाता है। क्यों लो MP होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट? ताकि तुरंत मेल्ट हो जाए, और इसका हाई क्यों होता है? ताकि बल्ब में तुरंत मेल्ट ना हो, तुरंत अगर मेल्ट होने लगेगा तो भाई रोज़ रोज़ तुम बल्ब भी बदलते रहोगे, है ना, तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ पे इसके लिए हम न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Q इज़ इक्वल्स टू I इंटू T। Q जहाँ पे चार्ज है, आवेश है, I करंट है, और T टाइम है। ठीक है, तो चार्ज हमसे पूछा है, करंट हमें दिया है, टाइम भी हमें दिया है फॉर द 5 मिनट्स। 5 मिनट में कूलॉम की SI यूनिट सॉरी चार्ज की SI यूनिट होती है कूलॉम, और कूलॉम क्या होता है? कूलॉम होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर में तो दिया हुआ है करंट, लेकिन इसको सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कूलॉम यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। Q इज इक्वल्स टू IT, V इज इक्वल टू IR जो ओम्स लॉ के द्वारा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, और आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए P इज इक्वल्स टू VI, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ये फॉर्मूले आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश और ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, डैश को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूरा हम लोग मानसून देख चुके हैं, वही ना कि मैं डिफरेंट जगहों से कलेक्ट कर करके क्वेश्चन लाता हूँ। तो अब ये देख लीजिए, अभी से क्वेश्चन रिपीट होने लगे, अब रुकिए तो थोड़ा टाइम तो दीजिए आप। अब देखना ऐसे फिर सीधे सिर्फ MCQ के फॉर्म में लाऊंगा, खट आंसर ले। अभी जो 20 क्वेश्चन हो रहे हैं ना 1 घंटे में, इतना सब एक्सप्लेन करने की वजह से, तो जब हम लोग क्वेश्चन MCQ सॉल्व करेंगे धड़ाधड़ एक पीरियड के बाद, तो आप ये मानिए कि एक घंटे में हम लोग 50-60 ऐसे MCQ उड़ा दिया करेंगे। ठीक है, तो मानसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं सभी जानते हैं, ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम बोलते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है वो होते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट ही होते हैं। नीम, शीशम,
अमलतास, ये तरह के जो खैर, ठीक है, बेर का जो पेड़, ये सब डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम देख चुके हैं। और ये भी हमने देखा था इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, उसके रिगार्डिंग हमने सारे फैक्ट देखे थे कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर 24.6% है तकरीबन। हाईएस्ट कवर फॉरेस्ट का मध्य प्रदेश में है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर मिज़ोरम में है, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज़ देखने को मिला वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। आपको ये बताना है भारत में सबसे ज़्यादा मैनग्रूव वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा मैनग्रूव फॉरेस्ट किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। बाकी हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की थी। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। करेक्टली मैच द फॉलोइंग। अब जैसे ये मैंने चीज़ें आपको बताई, अब थोड़ा नोट्स में ऐड करना है, तो नोट्स में ऐडेड है ना, तो यहाँ पे सीज़न दिया हुआ है और यहाँ पे वो क्रॉप दिया हुआ है कि ये क्रॉप किस सीज़न में ग्रो की जाती है। खरीफ, राबी, ज़ैद। खरीफ को हम किस नाम से जानते हैं, खरीफ फसलों को हम जानते हैं खरीफ को मानसूनी फसलों के नाम से भी, ठीक है, तो इनको हम मानसून क्रॉप्स के भी नाम से जानते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ऐसे मानसून क्रॉप के नाम से हम खरीफ क्रॉप्स को जानते हैं, ठीक है। अब इनके रिगार्डिंग हम चीज़ें पढ़ लेते हैं कि भाई खरीफ क्रॉप क्या होती हैं, इनको कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है बोने को सोइंग, ठीक है, और काटने को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। तो इनकी जो सोइंग होती है वो होती है मानसून जब आता है तब, यानी कि आप मान सकते हो कि जुलाई के टाइम पे जब मानसून एकदम आता है तभी इनकी रोपण किया जाता है इनका, ठीक है। और हार्वेस्टिंग कब किया जाता है, इनकी कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है। जून जुलाई के टाइम पे इनकी सोइंग की जाती है और इनकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद आती है राबी क्रॉप। राबी क्या होती है, अब भाई अक्टूबर में कटाई हो गई तो इनकी भी अब बुआई चालू होगी, तो इनकी जो सोइंग होगी वो कब होगी, अक्टूबर के टाइम पे होगी, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। और इनकी जो हार्वेस्टिंग है, जो इनकी कटाई है, वो होगी कब, वो होगी होली के टाइम पे, ठीक है। होली इसीलिए मनाई जाती है ना, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है होली है, तो मार्च अप्रैल के टाइम पे इनकी कटाई हो जाएगी। अब अप्रैल में इनकी कटाई हो गई, जून जुलाई के टाइम पे इनको बोया जाएगा खरीफ को, है कि नहीं। अप्रैल में रबी की कटाई हो गई और खरीफ की जो बुआई है वो जून जुलाई में जब मानसून आएगा तब होगी। तो भाई मई और जून में क्या किया जाएगा, अब तो मई और जून में हम ज़ैद फसलें बोएंगे। क्या बोएंगे, ज़ैद। ज़ैद में क्या क्या आती हैं, ज़ैद में आपको जैसे खीरा, ककड़ी और चारा वगैरह जो खिलाते हैं ना, इसको फॉडर बोलते हैं, ये सब आ जाता है इसमें ज़ैद में। राबी में क्या आते हैं, तो राबी में याद रखिएगा जो हमारा गेहूं होता है, वीट होता है, वो आता है। मस्टर्ड हो गया, जो आप राई वगैरह जो सरसों बोलते हो, ठीक है, मस्टर्ड हो गया, रेप सीड हो गया, ठीक है, और बारले हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके राबी क्रॉप्स के अंदर आते हैं। बात अगर हम करें खरीफ में क्या क्या आता है, तो खरीफ में आपका जो पैडी हो गया, ठीक है, जिसको धान बोलते हैं, आपका इसी में मेज़ आ जाएगा, ठीक है, मेज़, जवार, बाजरा, जितने भी आपके मिलेट्स होते हैं ना, मिलेट्स मैंने आपको बताया था। और मिलेट से मुझे क्या याद आना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मिलेट्स मतलब जो आपका मोटा अनाज होता है, ठीक है, जो आपकी मूंगफली होती है, ग्राउंडनट, वो भी इसी में आती है। कैसे याद रखेंगे भाई, मूंगफली जब गर्मियों में उगाओगे तभी तो सर्दियों में खाओगे। और आपका सनफ्लावर हो गया, ठीक है, सनफ्लावर, सूरजमुखी, कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन, ये भी आपका खरीफ में आता है। आप करिए क्वेश्चन को, खरीफ कॉटन, सी हो गया, राबी मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड, और ज़ैद आपका फॉडर। क्लियर है, तो तुरंत हो गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट इज़ द कोनार्क डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर फॉर 5 days। हर साल 5 दिनों तक कोनार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। कोनार्क डांस फेस्टिवल बहुत आसान है। कोनार्क सन टेम्पल आपने सुना होगा, कहाँ पे है कोनार्क सन टेम्पल। सन टेम्पल तो हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, ठीक है, जो सूर्य देवता को जो डेडिकेटेड है, लेकिन कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ऑब्वियस सी बात है वहीं पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कोणार्क फेस्टिवल को कब किया जाता है, याद रखने, कभी कभी महीना भी पूछ लेता है, तो दिसंबर के महीने में। और दिसंबर से मुझे नवंबर याद आ रहा है, जब मैंने आपको ये बताया था कि एक मजूली फेस्टिवल होता है, बताया था। मजूली क्या होता है, एक द्वीप होता है, आइलैंड होता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। कौन सी रिवर इस आइलैंड को क्रिएट करती है, तो वहाँ पे मैंने बताया था ये कहाँ, किस स्टेट में, असम में। और मैंने आपको वहाँ पे बताया था मजूली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर में। ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस स्टेनो एग्जाम में पूछा गया था। तो दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है कोणार्क डांस फेस्टिवल उड़ीसा में। और जो आपका कोणार्क सन टेम्पल है, तो कोणार्क सन टेम्पल इसी के मतलब वहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें आपको याद रखना है, जो कोणार्क सन टेम्पल है इसको हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्लैक पगोडा,
ठीक है। और इस ब्लैक पगोडा की जो फ़ोटो है ना, वो हमारे किसी एक नोट में भी है। बताइए वो कौन सा नोट है? चलो तुम्हें ऑप्शन देता हूँ मैं। 10 रुपये का नोट, ठीक है, और 100 रुपये का नोट, ठीक है, 200 रुपये का नोट, या फिर 2000 रुपये का नोट। किस में तुम्हें देखने को मिलेगा ब्लैक पगोडा की फ़ोटो है उसमें, ठीक। और यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल पर और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो कोणार्क सन टेम्पल ये बनवाया किसने था? तो याद रखना ये एट्रीब्यूटेड है नरसिम्हा देव वन को। नरसिम्हा देव वन ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी, उससे ये बिलोंग करते थे, ठीक। और इसमें कुछ अब याद रखना, जो फेस्टिवल होते हैं जो उड़ीसा में, एक होता है गोतीपुआ, याद रखना, ठीक है। गोतीपुआ ये जगन्नाथ मंदिर में होता है, ठीक है। भगवान जगन्नाथ को डेडिकेटेड है और कृष्ण जी को डेडिकेटेड है। ये जनरली लड़के परफॉर्म करते हैं, मतलब कृष्ण और राधा का पूरा उसमें दिखाते हैं बहुत एस्थेटिक तरीके से, और उसको बोलते हैं गोतीपुआ। और गोतीपुआ जो है ये जगन्नाथ भगवान और कृष्ण। और यहाँ से जगन्नाथ जी से मुझे एक चीज़ और याद आती है कि मैंने ब्लैक पगोडा आपको बताया, तो जगन्नाथ जो मंदिर है उसको वाइट पगोडा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और ये जो गोतीपुआ है जब इस परफॉर्म करते हैं तो ये एक तरह का ओडिसी म्यूज़िक है, उसमें परफॉर्म किया जाता है। और इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एक होता है आपका मरदाला, मरदाला करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक है मृदांगा, ठीक है। कुछ नहीं, ढोलक आप सुनो, ढोलक देखे हो, बस वही होती है, बस नाम है ऐसे टिपिकल से उड़ीसा के, बस हैं ढोलक की एक तरह से। तो ये इनको क्या, ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज़ किए जाते हैं इस गोतीपुआ फेस्टिवल में, ठीक है। इसको मृदांगा को खोला नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए, और एक चीज़ बस और बताना चाहूँगा कि ये जो सन टेम्पल है ना, जहाँ पे फेस्टिवल वगैरह होता है, कोणार्क डांस फेस्टिवल, इसी के पास में एक बीच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चंद्राद्र भागा, ठीक है। चंद्रभागा कहीं कहीं बोल देते हैं, फिर कहीं एग्जैक्ट नाम है इसका चंद्राद्र भागा, ठीक है। और यहीं लगता है चंद्रभागा मेला भी, ठीक है। तो ये बीच है इसी सन टेम्पल के पास में, उड़ीसा में। अगले पे आते हैं। एस्टीमेट कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, प्राक्कलन समिति का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो ये एस्टीमेट कमेटी होती क्या है? तो ये एक तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? जो पार्लियामेंट में सेटअप की जाती है पार्लियामेंट का काम देखने के लिए। अब सारा काम पार्लियामेंट अकेले तो करेगा नहीं, तो कमेटी सेटअप की जाती हैं। हमें सिर्फ 3 तरह की कमेटी पढ़नी है। कमेटी बस ऐसे समझ लो, पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप होती है, और स्पीकर जो होता है ना, या फिर जो भी चेयरमैन है, जिस भी हाउस में कमेटी बनी है, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, कौन अभी करंटली में जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे, तो स्पीकर जो है वो उनके देख रेख में सारी कमिटीज़ काम करती है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन कमिटीज़ के बारे में फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ 3 कमिटीज़ के बारे में पढ़ना है। एक तो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक होती है एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, एस्टीमेट कमेटी होती है, ठीक। और एक होती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी, याद रखना, 1921 में सबसे पहली बार इसका गठन हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919 का, उसके तहत इसका गठन हुआ था। इसको और किस नाम से जानते हैं इस एक्ट को, ज़रा बताइए। सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है। तो 1921 में इसका गठन हुआ था। इसमें टोटल जो संख्या होती है वो 22 होती है सदस्यों की। 15 लोकसभा से आते हैं और 7 इसमें राज्यसभा से आते हैं, और हर मेंबर का जो टर्म है वो 1 साल का होता है बस, ठीक। और इसमें क्या फैक्ट आपको पता होना चाहिए, एस्टीमेट कमेटी, और हाँ 3 अभी, चलो अभी वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एस्टीमेट कमेटी पे आते हैं। एस्टीमेट कमेटी का गठन सबसे पहली बार 1950 में हुआ था। एक कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशन पे, जॉन मथाई कमेटी बनी थी। नेहरू जी के काफ़ी बढ़िया दोस्त थे ये, जॉन मथाई कमेटी। इनके रिकमेंडेशन पे एस्टीमेट कमेटी का गठन हुआ था। टोटल सदस्यों की संख्या 30 होती है, ऑल फ्रॉम लोकसभा, कोई राज्यसभा से होता ही नहीं है। तो तुमसे पूछ लेगा कल को कौन सी कमेटी होती है जिसमें राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा? ये आपका एस्टीमेट कमेटी, ठीक है। नो रिप्रेजेंटेशन, नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इन तीनों में सबसे बड़ी कमेटी होती है 30 मेंबर, क्योंकि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 22 सदस्य ही होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। इसका गठन हुआ था 1964 में, 1964 में, और ये कमेटी बनी थी आपकी ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी, ठीक है। जैसे जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे, ऐसे कृष्णा मेनन के रिकमेंडेशन पे। क्लियर? तीनों में एक चीज़ ये कॉमन है कि इन तीनों कमेटी का मेंबर कोई मिनिस्टर नहीं हो सकता है, बस याद रखना, नो मिनिस्टर कैन बिकम देयर मेंबर,
ठीक। और एक कमेटी और होती है डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज़ होती हैं, वो इनके इनके अलग, उसमें 31 सदस्य होते हैं, याद रखना। जैसे एस्टिमेट कमेटी इन तीनों में सबसे बड़ी 30, उसके 31 होते हैं। टोटल ये 24 होती हैं, जो टोटल 24 कमेटी होती हैं, लोकसभा राज्यसभा सब मिला के, ठीक है। उतना डीप में नहीं घुसना है कि 16 लोकसभा की होती हैं, 8 राज्यसभा की होती हैं, वो सब CDS वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए नहीं। एस्टिमेट कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, आंसर क्या हो जाएगा 1950। क्लियर, आसान हो गया क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आएगा कमेटी इन तीनों से, यहाँ से आपका आराम से हो जाएगा, बस आप नोट कर लीजिएगा इनको। नेम द मेटल आयन यूज इन द वेरी ग्रीन प्रोसेस, वेरी ग्रीन प्रक्रिया में प्रयुक्त धातु आयन का नाम बताइए। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब SSC होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देती, कहीं से भी पूछ देती, तो वैसा टाइप क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा नीड है नहीं, बस इतना समझ लो कि वेरी ग्रीन जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस सब्जियों को हरा रखने के लिए किया जाता है। जैसे सब्जियां धीरे धीरे अगर डिग्रेड करने लगती हैं तो अपना कलर खोने लगती हैं, तो उनको ग्रीन रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम ब्लैंचिंग बोलते हैं, ठीक है, ब्लैंचिंग। तो उस सॉल्यूशन में आयंस डालते हैं मेटल के और उससे इसकी ब्लैंचिंग करते हैं, जिससे वेरी ग्रीन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। और वो आयन होते हैं यूजुअली जिंक के होते हैं, जिंक के नहीं होंगे तो कॉपर के होंगे, लेकिन यूजुअली वो जिंक ही होते हैं, ठीक है, जिंक नहीं तो फिर कॉपर। खत्म। अगले सवाल पे आते हैं 15th। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA वॉज प्रपोज्ड बाय, DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बताइए। तो DNA क्या होता है, DNA के पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो तो आपको पता होगा, वॉटसन एंड क्रिक। पूरा नाम क्या है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक, शॉर्ट में बोले तो वॉटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को दिया था। अगर आपको याद नहीं है तो आपको बस इतना याद रखना है, वॉटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था, कब दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1953 1953 में। बट दैट डजंट मीन कि जो DNA का मॉलिक्यूल है उसकी डिस्कवरी इन्होंने की थी। अगर मैं ये सवाल पूछ लेता ना, हु डिस्कवर्ड द मॉलिक्यूल ऑफ DNA, तो भी आंसर बहुत लोगों का वॉटसन एंड क्रिक ही आता, लेकिन आंसर इस केस में अलग हो जाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ DNA की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। DNA का ये कब किया था, 1860, ये मत याद रखो, बस 1860s के टाइम पे किया था, बस इसका याद रखो 1953 में किया था, ठीक है। इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर की खोज की थी वॉटसन एंड क्रिक ने, मॉलिक्यूल DNA का इन्होंने खोजा था। इसी में आपका जेनेटिक मटीरियल इनकोडेड होता है, वो बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारे DNA में क्या है ऐसा, तो वो जेनेटिक मटीरियल होता है, इसमें इनकोडेड होता है, जो किसी सेल के न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो DNA क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और क्या बन सकता है कि याद रखना कि शुगर मॉलिक्यूल में आपका दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ के मॉलिक्यूल होते हैं, शुगर और, मतलब DNA के मॉलिक्यूल में आपका शुगर और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। 16th, विच गुप्ता किंग लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेरी ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शाकाज। किस गुप्त राजा ने पश्चिमी भारत में एक अभियान का नेतृत्व किया जहां उसने अंतिम शकों पर विजय प्राप्त की। तो अंतिम शकों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, इनका नाम क्या था, ये थे आपके, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अब इनके साथ विक्रमादित्य, इनके रिगार्डिंग अभी सारे फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो किस साका रूलर को इन्होंने डिफीट किया था, तो इसका नाम था रुद्रसिम्हा, ठीक है, रुद्रसिम्हा, नॉट सिन्हा, रुद्रसिम्हा थर्ड, ठीक है, रुद्रसिम्हा साका रूलर थे, इनको हराया था चंद्रगुप्त II ने। और याद रखना इनके रिगार्डिंग फैक्ट कि इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था, ही इशूड सिल्वर कॉइन्स। साकर को डिफीट किया तो हमने देख लिया। और इन्होंने क्या किया था, और नवरत्न इनके कोर्ट में थे, जैसे कालिदास वगैरह इन्हीं के कोर्ट में थे नवरत्न। बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नवरत्न को भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना है कि इनके कोर्ट में 9 जेवल्स, जिसको हिंदी में नवरत्न बोलते हैं, वो थे। और ये तो आपको पता ही होगा, हम लोगों ने पहले देखा था कि फाहियान, जिसको हम फाक्जियान भी बोलते हैं, ये फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर था जो इनके टाइम पीरियड में ही इंडिया में आया था। इनको हम साका कॉन्करर के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि शक जो डायनेस्टी थी उसको उन्होंने कॉन्कर किया था। बाकी इसी डायनेस्टी से इनके बेटे आपको पता है समुद्रगुप्त, उनके बारे में सब कुछ हम देख चुके हैं, जल्दी से रिवाइज़ करिए। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, मैं ज़्यादा यहाँ लिखने वाला नहीं हूँ, रिवाइज़ करना बस हमें। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसने बोला था ये नोट कर लीजिए कि समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। इनको कविराज के नाम से जाना जाता है। इनको जो है वीणा बजाते हुए सिक्कों में दर्शाए गए हैं।
ठीक है। इनके कोर्ट पोएट थे हरि सेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति यानी कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसको उन्होंने किया था इंस्क्राइब, और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था आफ्टर पुष्यमित्र शुंगा के बाद इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था एक। इसी डायनेस्टी के एक रूलर थे कुमार गुप्त। इनके रिगार्डिंग नोटेबल फैक्ट ये है कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। क्या बनाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अल नीनो अफेक्ट द वेदर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कैसे प्रभावित करता है? अल नीनो समझते हैं थोड़ा सा। अल नीनो होता क्या है? यूजुअली होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ईयर में होता क्या है, यहाँ पे एक ठंडा करंट होता है और कोल्ड ओशन करंट होता है। जब कोई क्वेश्चन है ओशन करंट पे तो समझेंगे, बट ऐसे समझना ठंडा पानी होता है। ठीक है, अब यहाँ से हवा चलती है ऐसे करके, ठीक है, हवा चलती है, ठंडा पानी को बहा के ये जो है यहाँ से पहले गर्म पानी होता है इक्वेटर के पास, तो इस गर्म पानी को बहा के ये हवाएं यहाँ पे ले जाती हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। आगे बढ़ नहीं पाती क्योंकि यहाँ पे ज़मीन है और यहाँ पे ठंडा पानी नीचे से ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे ठंडा पानी आ जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन पे होता है। अब जब अल नीनो जो है हर 3 से 7 साल में देखने को मिलता है। कब देखने को, इसके बारे में अभी भी एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता है कि भाई, थोड़ा बहुत ही पता चला जो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कब आएगा एग्जैक्टली कब आएगा वो कोई नहीं बता पाता है कि, बट ये कि हाँ 3 से 7 साल में आता है। कब आता है? जब ये जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स, ये वीक हो जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो इस पानी को वहाँ पे वो कैरी कर नहीं पाएंगे, तो पानी यहीं पे इकट्ठा रहेगा। जब पानी यहीं पे इकट्ठा रहेगा, जब नॉर्मल ईयर होता है तो पानी यहाँ पे पहुँच जाता है, गर्म कंडीशन होती है, यहाँ पे खूब बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया है ना, और बस ये इतना समझ लो हमारे इंडिया में बारिश होती है, नॉर्मल कंडीशन पे होती है ना मानसून। लेकिन जब अल नीनो आ जाता है तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि यहाँ पे गर्म पानी नहीं आ पाया। गर्म पानी नहीं आया तो गर्म हवा नहीं आएगी, और बारिश जो करती है हमेशा वो गर्म हवा करती है, क्योंकि गर्म हवा पानी को, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है, तो गर्म हवा है नहीं यहाँ पे, बारिश होगी नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया में बारिश नहीं हुई तो हमारे यहाँ भी बारिश नहीं होगी, बस इतना समझ लो, इंडिया में भी बारिश नहीं होगी। तो अल नीनो वाले साल में हमारे यहाँ मानसून डेफिसिट होता है। ठीक है, मानसून की कमी होती है और मानसून उतना अच्छा नहीं होता है। इसी का अपोजिट होता है दूसरा भाई, जुड़वा भाई, ला नीना उसको बोलते हैं, और ला नीना में बिल्कुल अपोजिट होता है। बहुत भयंकर रूप से यहाँ पे वार्म वाटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत भयंकर बारिश ऑस्ट्रेलिया में होती है, बहुत भयंकर बारिश भारत में होती है। तो अल नीनो याद रख लो कि बहुत कम बारिश होती है अल नीनो वाले साल में, और बहुत ही भयंकर कंडीशन रहती है, बारिश के मामले में कुछ होता ही नहीं है। ला नीना में बहुत भयंकर बारिश होने लगती है, बस ऐसे याद रखो। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे बस इतना, चलो अब इतना बात आई तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई जब भी ठंडा पानी नीचे से ऊपर उठ के आता है ना नॉर्मल ईयर्स में, तो मछली भी उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि जब ठंडा पानी नीचे से आता है तो जो नीचे खाना होता है मछलियों का वो भी ऊपर आ जाता है, तो मछलियाँ ऊपर उसके खाने के पीछे चली आती हैं। तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे एक देश पड़ता है पेरू, ठीक है, पेरू, उसी के नाम पे पेरू करंट पड़ा है। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ होती हैं तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करती है नॉर्मल ईयर्स में। जब अल नीनो वाला साल आ जाता है तो ठंडा पानी ऊपर से नीचे से ऊपर आता नहीं है, तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री उतनी फ्लरिश कर नहीं पाती है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है जरा बताइए, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है? तो आंसर क्या होगा? अल नीनो का इफेक्ट क्या होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? वीक मानसून हो जाता है। ठीक है, वीक मानसून। और अल नीनो जो वर्ड है इसका मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट। चाइल्ड क्राइस्ट, ये क्रिसमस के टाइम पे यूजुअली आता है। ठीक है, चाइल्ड क्राइस्ट इसका मतलब होता है। 18th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया आर देयर 24 हैंड जेस्चर्स? 24 एकदम मुद्राएं होती हैं, वो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ठीक है, और ये जो 24 मुद्राएं हैं आपकी किस में मेंशन है? ये जो आपके को मैंने कल ही बताया था, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इसको किसने कंपोज किया था जरा बताइए? कल ही मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, तो उसमें ये सारी जो हैं 24 मुद्राएं दी हुई हैं। जो भरतनाट्यम जो कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का। ठीक है, ऐसी सारे आइए मैंने आपको बताया थे, सारे रिवाइज होने चाहिए। केरल का क्या है? केरल का आपका मोहिनी अट्टम है ना केरल का, और कथकली है आपका केरल का, कथकली है केरल का। ठीक है, आपको कमेंट बताना है कथक कहाँ का डांस है, और बाकी तो यार हम पहले ही सब कुछ देख ही चुके हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर देयर इन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्लियाँ होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पे भी पूछा गया था सीजल और डेली प्लेस दोनों में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में सारे फैक्ट हम लोग देख चुके हैं। पहले ही लेक्चर में सेल के बारे में सब कुछ बता दिया था, वहाँ पे मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है इन दी फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी जनरेट करता है। दो इसमें झिल्लियाँ होती हैं, एक होती है आउटर और एक होती है इनर।
जो आउटर वाली होती है वो पोरस होती है और जो इनर वाली होती है वो एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है? क्योंकि एटीपी जनरेट का एनर्जी जनरेट करता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी कहाँ जनरेट होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का फुल फॉर्म आप बताएंगे, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज़, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, सब के बारे में डिस्कस कर चुके हूँ। पेरोक्सिसोम से क्या याद आना चाहिए? पेरोक्सिसोम से आपको याद आना चाहिए ऑक्सीडेशन, है ना? सीजीएल में क्वेश्चन आया था इस बार, तो इससे आपको याद आना चाहिए ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है आज का, एंड दैट इज़ तत्वबोधिनी सभा वॉज फाउंडेड इन। तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था? तो तत्वबोधिनी सभा का जो गठन था वो 1839 में हुआ था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। और ना सिर्फ तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था, तत्वबोधिनी करके पत्रिका भी लाए थे। किस लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज। एक बारी एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस लैंग्वेज में लाए थे, तो बंगाली लैंग्वेज में लाए थे तत्वबोधिनी पत्रिका 1839 में। इसके बाद इन्होंने इसको कर दिया था मर्ज विद ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज के साथ इन्होंने इसको मर्ज कर दिया था। ब्रह्मो समाज के बारे में देख लेते हैं, कब इसका गठन हुआ था? 1828 में हुआ था। किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। राजा राम मोहन रॉय ने किया था इसका गठन। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने इनको ये टाइटल दिया था। राजा राम मोहन रॉय के कर कमलों द्वारा ही सती प्रथा भारत से ख़त्म हुई थी। और किसके टाइम पे ख़त्म हुई थी? उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में, ये आपको बताना है। उसका नाम बी से चालू होता है, बी से चालू होता है। और ये भारत का पहला प्रथम, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ये। बताइए क्या नाम है इसका? और ब्रह्मो समाज के पहले राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। किसका? आत्मीय सभा। इसका गठन इन्होंने किया था 1815 में, याद रखिएगा। और 1828 में ब्रह्मो समाज का, समाज की कुरीतियों से लड़ने के लिए, जैसे कि आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन के खिलाफ थे ये। ठीक है, इनकारनेशन की भगवान के ये अवतार हैं और ये सब इसके खिलाफ थे, ये इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। इसको इन्होंने मर्ज किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और एक सेकंड, क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया, अभी कुछ चीज़ें आपको और बतानी है। राजा राम मोहन रॉय जी के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि वो सब तो हमने जितना देखना था वो देख लिया। इन्होंने संवद कामुदी लिखी थी। ठीक है, संवद कामुदी। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट लिखी थी इन्होंने, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किताब लिखी थी। ठीक, परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा था इन्होंने, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक, इतनी चीज़ बस आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में पता होनी चाहिए, इससे बाहर आपका नहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब ब्रह्मो समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को 1839 से बनाया और उसको फिर बाद में ब्रह्मो समाज के साथ मर्ज कर दिया। ये जो ब्रह्मो समाज बनी, देवेंद्र नाथ टैगोर जी अब एक केशव चंद्र सेन करके थे, उनको लाए थे कि भाई आओ तुम भी आओ ब्रह्मो समाज ज्वाइन करो, लेकिन उनकी वजह से फूट पड़ गई। और फाइनली हुआ क्या कि देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने अपना अलग से फिर बना लिया आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, दोनों लोगों के बीच में फूट पड़ गई। और आदि ब्रह्मो समाज का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा 1866 में, 1866 में। फिर अगेन इससे टूट के साधारण ब्रह्मो समाज बन गई थी, लेकिन उतना डीप में हमें नहीं जाना है, बस इतना याद रखो आदि ब्रह्मो समाज 1866 में बनी थी। केशव चंद्र सेन ने नहीं, ये भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज लेके चले गए थे, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और ये आदि ब्रह्मो समाज ले आए थे। क्लियर? खत्म होता है आज का सेशन। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हु वॉन इंडियन ओपन 2022। पीडीएफ देखो, कल क्वेश्चन ऑफ द डे पूछ नहीं पाया था बिकॉज किसी कारणवश वो एकदम से एंड हो गया था सेशन, लेकिन मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे आपके उसमें स्लाइड में लगा दिया था, जो मैं आपको ये पीडीएफ अपलोड करता हूँ उसमें। और कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि हॉकी वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था? हॉकी वर्ल्ड कप 2022। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जर्मनी ने जीता। ठीक है, जर्मनी ने जीता, और ये हुआ था हमारे इंडिया में, उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। ठीक है, अब यहाँ का आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हु वॉन इंडियन ओपन। जो बैडमिंटन वाला इंडियन ओपन हुआ था, पक्का पूछेगा, 100% लिख के ले लो, किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा। इंडियन ओपन 2022 मेन विमेन दोनों आपको बताना है। ठीक है, मेन विमेन दोनों आपको बताना है। आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। व्हाट्सएप पे मैंने जो आपको काम करने के लिए बोला था वो आप करिएगा। ठीक है, टेस्ट हम लोग कल टेलीग्राम में करेंगे। बाकी यार अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर, मतलब कमेंट तो आप करते ही हैं, बट शेयर कर दो यार, लाइक वाइक करो बट ना करो। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि जितना मैं एफर्ट मार रहा हूँ जीके के लिए, वो सभी जितने ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए पहुँचे। अब कुछ भाई साहब थे वो लिख रहे थे कि आई एम प्रेइंग कि आपका चैनल मेरे सिलेक्शन तक फेमस ना हो।
ठीक है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि यार बाकी कोई ना देख ले, उसका फ़ायदा ना हो जाए, तो ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर मैं भी यही सोच के बैठ जाऊँ, अब मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, मैं तो एफ़र्ट मार रहा हूँ, ठीक है, और फ्री में मार रहा हूँ, और इसी वजह से मैं कोई एडवर्टाइज़ भी बीच में नहीं लगाता हूँ, ताकि आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो, सिंपल, ठीक है। तो उससे मेरा तो कुछ प्रॉफिट नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एक तरह से गिविंग वाली टेंडेंसी रख रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा शेयरिंग वाली टेंडेंसी तो रख ही सकते हैं, जिससे मैं भी, यार मेरे लिए मोटिवेशन सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक मोटिवेशन, एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। जो मैं वीडियो में लाइक देखता हूँ, जो कमेंट देखता हूँ कि प्लीज़ इसको बंद मत करिएगा जैसे भी, ठीक है, और कि हाँ इतने लोगों को ये पसंद आ रहा है, तो सिर्फ मेरा मोटिवेशन वही है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो वो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, और जितना मुझे लगेगा वो सिंपल है यार, ठीक है, मैं भी ह्यूमन ही हूँ एट द एंड ऑफ द डे। अगर मुझे लगता है कि हाँ और रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, तो मेरा भी और चीज़ काम करने में मन करेगा। अब मैं सुबह 4:30 बजे सिर्फ इसीलिए उठ पाता हूँ आपके कमेंट्स पढ़ करके, ठीक है, क्योंकि मैं जब उठने का मन नहीं करता हूँ ना, तो मैं मोबाइल खोलता हूँ और कमेंट्स पढ़ता हूँ, अपने आप नींद खुल जाती है। मैं पहले नहीं उठता था, ठीक है, क्योंकि पहले आराम से उठे और सारी क्लासेस ले ली। अब मुझे एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 घंटे निकालने पड़ते हैं, तो जल्दी सो के और लेट सो के और जल्दी उठ के ये काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर वगैरह कर दें, और हो सके तो लाइक भी कर दें, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक वगैरह करते हैं तो यूट्यूब जो है उसको आई थिंक ज़्यादा रिकमेंड करता है, ठीक है। बाकी तो पढ़ाई करते रहें, रिविज़न करते रहें, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।